Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we shall discuss NTA NEET based test number 82 chemistry paper. So let's try to analyze how the test paper was and how much can be considered a good score in this test paper. So let's get started. The first question that we have, in Langmuir model of adsorption of gas on a solid surface, Langmuir की थ्योरी की बात हो रही है. ऑप्शंस रीड करें. इफ़ यू रीड द ऑप्शंस you will observe that the option C and D are just the opposite of each other. Option C में क्या लिखा हुआ है? The mass of gas striking a given area of the surface is proportional to the pressure of the gas. और fourth option में mass of gas striking a given area of the surface is independent of the pressure of the gas. ये दोनों mutually opposite statements हैं. एक में प्रोपोर्शनल और एक में इंडिपेंडेंट बोला गया है. तो ऑब्वियसली इनमें से ही कोई एक आंसर होगा. और अगर आप लैंगमुइर की थ्योरी याद करें तो उसमें ये कहा गया है कि जो एड्जॉर्प्शन है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है. तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा. करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, दैट वुड बी सी. ठीक है ना. ए और बी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, वो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ adsorbed molecules from the surface does not depend on the area surface covered. It actually depends on the surface area covered. The adsorption of at a single site on the surface may involve multiple molecules at the same time. At a single site, there would be absorption of only a single molecule. तो A, B और D गलत statements हैं, C correct statement है. Coming to the second question, कौन सी equation इनमें से डी ब्रॉय ने सजेस्ट करी थी? तो डी ब्रॉय ने जो इक्वेशन सजेस्ट करी थी वो है 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसको अपन बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्बिट स्टेबिलिटी. कौन सा ऑर्बिट स्टेबल होगा? बोर्स मॉडल में ये समझाने के लिए डी ब्रॉय ने कहा था कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स स्टेबल होंगे जिनके सरकमफ्रेंस में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेवलेंथ्स अकोमोडेट हो सकें. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट रिलेशंस हैं. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, कौन सी सिचुएशन से बॉन्ड बन पाएगा? फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड किस सिचुएशन में हो सकता है? तो फर्स्ट वाले केस में आप देखेंगे कि साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है. एस ऑर्बिटल्स कांट फॉर्म पाई बॉन्ड्स. एस ऑर्बिटल्स कभी भी साइडवेज ओवरलैप नहीं करते. सी और डी में आप देखें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोब्स आपस में ओवरलैप करने वाले हैं. इसको नेगेटिव ओवरलैप या आउट ऑफ फेज ओवरलैप कहते हैं. और ऐसी सिचुएशन में भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती. डी वाले केस में भी नेगेटिव ओवरलैपिंग है, विच वोंट रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है ना. सेम फेज के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तभी बॉन्ड बन पाएगा, और वो सिचुएशन हमें सेकेंड ऑप्शन में दिखाई दे रही है. थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है X2O3. इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल एंड वाटर. 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्स 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिडक्शन. वी हैव टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मेटल इन AMU. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. यहाँ पर अपन को एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. X2O3 और हाइड्रोजन की रिएक्शन, इससे बन रहा है मेटल और बन रहा है वाटर. अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करने के बारे में सोचें तो कुछ इस तरह की रिएक्शन हो जाएगी. नाउ वी हैव 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जिसको अगर मैं मिली मोल्स में कन्वर्ट करूँ तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा 2 मिलीग्राम्स पर मिली मोल से. ऐसा करने पर 3 मिलीमोल हाइड्रोजन गैस आ रही है. 3 मिलीमोल हाइड्रोजन गैस वुड कंज्यूम 1 मिलीमोल ऑफ X2O3. अगर आप कोफिशिएंट्स देखें तो 6 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 मोल कंज्यूम होता है, तो 3 मिलीमोल के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिलीमोल कंज्यूम होगा. और ये जो 1 मिलीमोल X2O3 है, इसी का मास अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1596 ग्राम्स. ठीक है.
0.1596 ग्राम्स 1 मिलीमोल X2O3 का मास है। तो 1 मोल X2O3 का मास क्या होगा? 1 मोल X2O3 विल डेफिनेटली वे 159.6 ग्राम्स। ठीक है ना। एक फॉर्मूला यूनिट का मास 159.6 AMU। तो 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स 16 शुड बी इक्वल टू 159.6। यहाँ से अगर आप x के लिए सॉल्व करें तो वो वैल्यू आएगी 55.8, जो कि आयरन का एटॉमिक वेट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, जिप्सम 437 केल्विन से ऊपर हीट करने पर क्या देता है? तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको जब हीट करते हैं अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन, तब तो ये अपना 3/4 वाटर लूज़ कर देता है और बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको भी अगर अपन फर्दर हीट करें 437 केल्विन तक, तो रिमेनिंग वाटर भी लूज़ हो जाता है और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। सो वी विल गेट CaSO4। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, एन एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव्स। एल्कीन है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है, 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं A एंड B। इन प्रोडक्ट्स को जब ट्रीट किया गया कॉन्सेंट्रेटेड KOH से, तो इनमें से एक प्रोडक्ट ने अल्कोहल और एसिड सॉल्ट दिया। तो अगर आप ऑप्शंस को रीड करें तो ये पता चलता है कि अल्कोहल और एसिड सॉल्ट तभी बन सकता है जब डिस्प्रपोर्शनेशन हो। तो एल्कीन के ओजोनोलिसिस से A और B जो बने हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, और इनमें से एक कार्बोनिल कंपाउंड जो है सपोज B, उसको अगर अपन कॉन्सेंट्रेटेड KOH से रिएक्ट करा रहे हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, अल्कोहल प्लस एसिड सॉल्ट मिल रहा है, सॉल्ट ऑफ एन एसिड। इसका मतलब यहाँ पर कैनेज़ारो रिएक्शन हो रही है। कैनेज़ारो रिएक्शन में ही डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, और कैनेज़ारो रिएक्शन भी तभी देगा जब इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, मतलब इसके पास में कोई कार्बन ना हो जिस पे हाइड्रोजन है। और ऐसा तभी होगा जब डबल बॉन्ड कॉर्नर पर लगा हो। एल्कीन में डबल बॉन्ड, कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन ना होने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर होगा, कार्बन चेन के एंड पर होगा। तो टर्मिनल पोजीशन पर डबल बॉन्ड ब्यूटीन में नहीं है, पेंटूइन में नहीं है, साइक्लोहेक्सीन से तो खैर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जो कंपाउंड हमारे लिए सूटेबल है वो है आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन, ये आइसोब्यूटीन है, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया तो बना कीटोन, एसीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो ये 2 प्रोडक्ट्स बने। फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और फिर ये कैनेज़ारो रिएक्शन देगा। कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ हीट करने पर ये HCO-K+ देगा और CH3OH भी देगा, अल्कोहल एंड द सॉल्ट ऑफ एन एसिड। तो 6th क्वेश्चन का आंसर C। कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, अ मिक्सचर कंटेन्स N2O4 एंड NO2 in 2:1 रेशियो बाय वॉल्यूम। रेशियो बाय वॉल्यूम का मतलब है मोल रेशियो ऑल्सो। जिस रेशियो में इनके वॉल्यूम्स होंगे उसी रेशियो में इनके मोल्स होंगे। तो आपको वेपर डेंसिटी बतानी है मिक्सचर की। वेपर डेंसिटी होती है मीन मोलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2, और मीन मोलर मास होता है x1m1 प्लस x2m2, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शंस का सम। तो N2O4 का मोल फ्रैक्शन 2/3 है, मोलर मास आप देखेंगे 92 ग्राम्स पर मोल है। NO2 का मोल फ्रैक्शन 1/3 है, मोलर मास 46 ग्राम्स पर मोल है। यहाँ से आप मीन मोलर मास इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये वैल्यू आने वाली है 230/3 ग्राम्स पर मोल।
और इसको हाफ करने पर मिलेगी वेपर डेंसिटी 115/3 which is approximately 38.3. Vapor density is 38.3. Vapor density is reported as a dimensionless quantity. 7th का आंसर D. Coming to 8th question, किस रिएक्शन में प्योर प्रोपेन नहीं मिलेगा? तो सेकेंड वाली रिएक्शन में तो एक्सक्लूसिवली सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक कार्बन एटम की कमी आ जाती है, तो प्रोपेन ही मिलेगा, एकमात्र एल्केन। क्वेश्चन का मतलब ये है दैट वी शुड नॉट गेट मल्टीपल एल्केन्स, देयर शुड बी ओनली वन एल्केन एंड दैट इज़ प्रोपेन। सी वाले केस में भी हाइड्रोजनेशन होने पर प्रोपेन मिलेगा, डी वाले केस में भी हाइड्रोजनेशन होने पर प्रोपेन मिलेगा फाइनली। लेकिन ये जो ए वाली रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन है, और अगर इसमें अपन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनता है। एक इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन से, एक मिथाइल क्लोराइड के बीच में, और एक मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड के बीच में। सो वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, नॉट अ सिंगल एल्केन एक्सक्लूसिवली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 8th क्वेश्चन का आंसर ए। वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। विच नोबल गैस फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब एटम्स ऑफ द नोबल गैस मस्ट बी प्रेजेंट इन द interstitial voids. Interstitial voids of a metallic crystal. किसी मेटेलिक क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसका मतलब एटम्स स्मॉल इन साइज होने चाहिए। स्मॉल साइज्ड एटम्स ही इंटरस्टिशियल वॉइड्स में फिट हो पाएंगे, और इसमें जो स्मॉलेस्ट एटम है वो है हीलियम। 9th क्वेश्चन का आंसर ए, हीलियम होना चाहिए। ठीक है। 10th क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस विल बी। तो एफसीसी के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें जो लेयर्स हैं वो अपन बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग देख सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द लेयर्स ऑफ एन एफसीसी क्रिस्टल by moving along a body diagonal. अगर यहाँ पर लेयर A है तो बीच में यहाँ टेट्राहेड्रल बनता है, फिर लेयर B आती है, फिर ऑक्टाहेड्रल मिलता है, फिर लेयर C आती है, फिर टेट्राहेड्रल मिलता है, फिर वापस लेयर A आ जाती है। कॉर्नर से टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल और फिर कॉर्नर, ये सब इक्विडिस्टेंट हैं। मतलब अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है, और ये डिस्टेंस भी x है। 4x must be equal to √3a. So x would be equal to √3a by 4. This x is the distance between tetrahedral and octahedral void. 10th question का आंसर A. 11th question, which of the following is an anhydride of HNO2? एनहाइड्राइड बनने पर, वाटर का लॉस होने पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन मस्ट रिमेन द सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। उस लिहाज से अगर हम देखें तो HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, N2O में नाइट्रोजन का जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, N2O3 में +3 है, N2O4 में +4 है, और NO में +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम बना है N2O3 में। N2O3 मस्ट बी द एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। और ऐसा ही प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया गया है। N2O3 को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO2 मिलते हैं। HNO2 को जब हीट करते हैं तो N2O3 बनता है एनहाइड्राइड, राइट। 11th क्वेश्चन का आंसर बी। कमिंग टू 12th क्वेश्चन, हाउ मैनी secondary and tertiary carbon atoms are present in the given compound?
मतलब 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये कॉर्नर वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये बीच वाला 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। डबली बॉन्डेड ग्रुप में 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन्स आइडेंटिफाई नहीं करते। ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। सो ओवरऑल वी हैव 2 3 डिग्री कार्बन्स एंड 2 डिग्री कार्बन्स। तो आंसर वुड बी 2, 2। 12th का आंसर बी। कमिंग टू 13th क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट SO2 के लिए आइडेंटिफाई करना है। SO2 K2Cr2O7 के सोल्यूशन को ग्रीन बना देता है, ये बात तो सही है। SO2 की रिएक्शन होती है डाइक्रोमेट आयन से। डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SO2 खुद ऑक्सीडाइज होता है, सल्फेट में कन्वर्ट होता है, और डाइक्रोमेट आयन्स Cr3+ में कन्वर्ट होते हैं, जिसके कारण सोल्यूशन को ग्रीन कलर इम्पार्ट होता है। ये आयोडेट पेपर को ब्लू बना देता है। ये ब्लू कलर जो है ये आयोडीन की फॉर्मेशन के कारण है। तो आयोडेट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा और SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा। सिमिलरली KMnO4 को भी ये डीकलराइज करता है। MnO4- पर्पल है कलर में, SO2 से रिएक्ट करता है, SO4 2- बनाएगा, Mn2+ बनेगा जो कि कलरलेस है। तो सोल्यूशन को ये कलरलेस बना देगा SO2, पर मैंगनीज आयन के सोल्यूशन को पर्पल से कलरलेस। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, डज नॉट रिएक्ट वाली बात सही नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमें आइडेंटिफाई करना था। SO2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें चारकोल एक कैटलिस्ट का काम करता है। SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसका प्रोडक्ट बनता है। 13th क्वेश्चन का आंसर सी। कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, इसमें ले चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करना है। वी आर एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो रिएक्शंस हैं, दोनों में गैसेस इन्वॉल्व हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कांस्टेंट वॉल्यूम। एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स टोटल प्रेशर would increase, but the pressure of reacting gases remain the same. Partial pressure of reacting gases remain the same. गैसेस अपना अपना पार्शियल प्रेशर इंडिपेंडेंटली लगाते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा गया है, तो इनर्ट गैस के आने से पहले से प्रेजेंट जो गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और अगर Q की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करते तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ BaCl2 एंड NaF सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है। ये बात ध्यान रखने वाली है। विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस विल नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट, किस केस में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपन को QSP फाइंड करना होगा और KSP से कंपेयर करना होगा। QSP है Ba2+ इंटू F- का स्क्वायर। हर केस में आपको चेक करना होगा और ये देखना होगा कि QSP जो है वो KSP से छोटा है या नहीं, और ये बात आप 4th ऑप्शन में देखेंगे। इन दो सॉल्यूशंस को जब हमने इक्वल वॉल्यूम में लेकर मिक्स किया तो Ba2+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.01 मोलर और F- की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.001 मोलर। यहाँ से फिर अपन QSP फाइंड करेंगे 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर। दैट विल कम आउट टू बी 10⁻⁻8। KSP दे रखा है, आप देखेंगे कि ये QSP जो है वो KSP से छोटा है। इसका मतलब नो प्रेसिपिटेशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड देयर वुड बी नो प्रेसिपिटेशन। तो 15th का आंसर डी। कमिंग टू 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। तो फिनॉल ये है, फिनाइल ग्रुप के ऊपर OH ग्रुप, और बेंजाइल अल्कोहल ये है। बेंजाइल अल्कोहल एक तरह से एल्काइल अल्कोहल है।
ब्रोमीन CCl4 के साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा, Br2CCl4 के साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा। NaOH के साथ भी फिनॉल रिएक्ट करेगा, बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीकर बेस है, माइल्ड बेस है, उसके साथ ना तो फिनॉल रिएक्ट करेगा और ना ही बेंजाइल अल्कोहल। और FeCl3 सोल्यूशन के साथ फिनॉल का रिएक्शन होता है, FeCl3 का न्यूट्रल सोल्यूशन फिनॉल के टेस्ट का काम करता है। तो किस केस में अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, उसका जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का बाइकार्बोनेट इतना माइल्ड बेस है कि इसके साथ फिनॉल भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बेंजाइल अल्कोहल तो ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं करेगा। 16th का आंसर सी। कमिंग टू 17th क्वेश्चन, सिलेक्ट द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पर अपन को देखना होगा कि पर फॉर्मूला यूनिट कितने आयंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4 आयंस क्रिएट हो रहे हैं पर फॉर्मूला यूनिट। मोरओवर उन पर चार्ज +3 और -1 है। सेकेंड वाले केस में 3 आयंस जनरेट हो रहे हैं पर फॉर्मूला यूनिट। थर्ड वाले केस में 2 आयंस जनरेट हो रहे हैं पर फॉर्मूला यूनिट। फोर्थ वाले केस में नो आयंस इन अ फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट में जितने ज़्यादा आयंस होंगे और उन पर चार्ज भी जितना ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा चार्ज कैरियर पार्टिकल्स चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम, और उन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। 17th का आंसर ए। 18th क्वेश्चन, एक एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर मास 72 AMU है, उसको ब्रोमिनेट किया गया तो एक ही मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिला, एल्केन क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन को गिवन है कि ये एल्केन है, जनरल फार्मूला CnH2n+2। यहाँ से अगर अपन मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करें और 72 के इक्वेट करें तो n की वैल्यू 5 आती है, मतलब एल्केन का फॉर्मूला C5H12। C5H12 फॉर्मूला n पेंटेन का भी है, 2 मिथाइल ब्यूटेन का भी है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का भी है, ठीक है। अब मोनोब्रोमिनेशन करना है। मोनोब्रोमिनेशन करने के लिए n पेंटेन में 1, 2, 3 साइट्स अवेलेबल हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन में 1, 2, 3, 4 साइट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ तो मल्टीपल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन में आप देखेंगे ये 4 जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं, और सेंट्रल कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। तो एक ही जगह ब्रोमिनेशन पॉसिबल है, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही मिलेगा। 18th का आंसर सी। कमिंग टू 19th क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दे रखे हैं 4 कंपाउंड 4 सब्सटेंसेस के। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन का मतलब एक मोल सब्सटेंस को बनाना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से इन देयर रेफरेंस स्टेट्स। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना नेगेटिव होगा उतना ही कंपाउंड को स्टेबल माना जाएगा, मोर स्टेबल कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? CO2। CO2 के लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव, फिर NH3 के लिए, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। कम पॉजिटिव है HI के लिए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है O3 के लिए। O3 इज़ लीस्ट स्टेबल एंड CO2 इज़ मोस्ट स्टेबल इन द गिवन सब्सटेंसेस। 19th का आंसर C। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें सिल्वर सल्फेट का सोल्यूशन है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। करंट पास किया गया, 1.6 ग्राम ऑफ O2 was liberated at the anode. How many grams of silver would be deposited at the cathode? तो एनोड पर क्या रिएक्शन हुई और कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर के ऑक्सीडेशन से बनी ऑक्सीजन गैस, एट द सेम टाइम H+ आयंस बने और 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। कैथोड पर तो सिल्वर आयंस
इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो रहा है एंड ईच सिल्वर आयन इज गेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो पहले अपन मोल्स ऑफ O2 फाइंड करते हैं। मोल्स ऑफ O2 1.6 ग्राम अपॉन 32 ग्राम्स पर मोल, ये मोल्स आ जाएंगे 1/20। यहाँ से फिर अपन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। O2 के रिस्पेक्ट पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 टाइम्स होंगे, 4 टाइम्स करने पर इलेक्ट्रॉन के मोल्स 1/5, और जितने मोल इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही मोल सिल्वर मेटल के डिपॉजिट होंगे। तो 1/5 मोल सिल्वर कैथोड पर डिपॉजिट हुआ। इसी को अपन को बदलना है ग्राम्स में। मास ऑफ सिल्वर 1/5 इंटू 108 जो कि मोलर मास है, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ रही है 21.6 ग्राम्स, विच वी कैन ईजीली स्पॉट इन द ऑप्शन डी। 21st क्वेश्चन, किस सॉल्वेंट में NaCl की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी? इन विच सॉल्वेंट NaCl हैज़ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी? तो यहाँ पर आपको लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाली बातें रिकॉल करनी पड़ेंगी। वाटर पोलर प्रोटिक है, स्मॉलर साइज्ड है, और यही सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। हाइड्रेट्स और यू कैन से सॉल्वेट्स Na+NCl- ions to a greater extent, एसीटोन और डाईइथाइल ईथर, ये पोलर ज़रूर हैं लेकिन एप्रोटिक हैं, पोलर एप्रोटिक। और ऐसे सॉल्वेंट्स में एनायंस को उतनी स्टेबिलिटी, उतना स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाता। कैटायंस तो फिर भी स्टेबलाइज हो जाते हैं। इथेनॉल भी पोलर प्रोटिक है बट लार्जर साइज्ड है, और ये आयंस को उतना बेटर सॉल्वेट नहीं करेगा जितना कि वाटर मॉलिक्यूल्स करेंगे। तो NaCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में ही सबसे ज़्यादा होगी। 21st क्वेश्चन का आंसर ए। 22nd क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो फाइंड करना है फेरिक आयंस और कोबाल्ट आयंस के लिए। तो ये तो काफ़ी कॉमनली पाया जाने वाला क्वेश्चन है। Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5, इट हैज़ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7, तो Fe3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और CO2+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला √n+2 बोर मैग्नेटन, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो μs फॉर फेरिक आयन अपॉन μs फॉर CO2+ आयन, कोबाल्टस आयन अगर अपन फाइंड करें तो 5 × 5+2 का स्क्वायर रूट ऊपर, 3 × 3+2 का स्क्वायर रूट नीचे। वैसे आप √5 से √5 कैंसिल भी कर सकते हो, हालांकि क्वेश्चन ने नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। √35 = √15 ये आंसर आ रहा है जो कि थर्ड ऑप्शन में दिखाई देगा। 22 का आंसर सी। कमिंग टू 23rd क्वेश्चन, KMnO4 सोल्यूशन किससे डीकलराइज कर सकते हैं? कहने का मतलब KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? KMnO4 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग अपन को चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट, KMnO4 को जो रिड्यूस कर सके। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट है, क्रिस्टलाइन जिंक सल्फेट, इसमें जिंक +2 स्टेट में है, कोबाल्ट सल्फर +6 स्टेट में है। ना तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो सकता है और ना ही जिंक आयंस का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो KMnO4 ना तो वाइट विट्रियोल को ऑक्सीडाइज कर पाएगा ना ही ब्लीचिंग पाउडर को, लेकिन मोर्स सॉल्ट को कर सकता है। मोर्स सॉल्ट है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2O, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली मोर सॉल्ट है, क्योंकि इसमें जो Fe2+ आयंस हैं इनको परमैंगनेट आयंस ऑक्सीडाइज कर देंगे एसिडिक मीडियम में इनटू फेरिक आयंस, और परमैंगनेट आयन खुद Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होने पर कलर पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन का आंसर सी। 24th क्वेश्चन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वैन हॉफ फैक्टर से रिलेट करना है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट AxBy के लिए। AxBy डिसोसिएट होकर X आयंस ऑफ A टाइप एंड Y आयंस ऑफ B टाइप बना रहा है। शुरू में मान लेते हैं अपने पास 1 मोल AxBy है, ये आयंस नहीं है, जस्ट एट द टाइम ऑफ एडिंग द सॉल्यूट। लेटर ऑन इसमें से अल्फ़ा अमाउंट कम हो गया, 1 मोल में जो चेंज आता है उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह सकते हैं। तो कैटायन X अल्फ़ा बन गया, और एनायन Y अल्फ़ा बन गया। इन सभी मोल्स को आप ऐड कर लें, यहाँ से अपन को वैन हॉफ फैक्टर मिल जाएगा 1 + X + Y - 1 टाइम्स अल्फ़ा। ये टोटल मोल्स इन सोल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन है अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड। वैन हॉफ फैक्टर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड। इसको अगर हम एडजस्ट करें तो अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाएगा I - 1 अपॉन X + Y - 1, विच वेरी क्लियरली कैन बी सीन इन ऑप्शन बी। ऑप्शन सिमिलर हैं, ध्यान से सिलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ गलत ऑप्शन बहुत आसानी से मार्क हो जाएगा। कमिंग टू 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए या तो हमें इनॉल फॉर्म सर्च करना पड़ेगा, या फिर एक कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर एक एसिडिक हाइड्रोजन सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये बी वाला केस है, इसमें अगर हम अज्यूम करें कि एक बेसिक मीडियम प्रेजेंट है, तो बेस जो है वो इस NaOH ग्रुप का H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H+ एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद जो एनायन बनेगा अब वो रेजोनेंस अंडरगो करेगा। ऐसा करने से बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रिज्यूम हो जाएगी, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिर ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फर्दर H+ गेन कर लेगा। एक एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट से ही इनॉल टॉटोमेरिज्म आता है। तो ये जो कंपाउंड है ये टॉटोमर है ऑफ द ओरिजिनल गिवन कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली ये जो सी नंबर पे कंपाउंड दिया गया है इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो एक बेस की प्रेजेंस में ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसा करने पर एक इनोलेट आयन बन जाएगा। इस इनोलेट आयन को हम फिर से H+ एब्स्ट्रैक्ट करा दें तो इनऑल फॉर्म बन जाएगी। ये कीटो फॉर्म थी, ये इनॉल फॉर्म, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो गया। तो बी और सी दोनों केसेस में टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। 26th क्वेश्चन, कार्बोकेटायंस में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन आइडेंटिफाई करना है। ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है और इसकी स्टेबिलिटी के लिए डांसिंग रेजोनेंस जैसी फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, जस्ट समथिंग सिमिलर टू हाइपर कॉन्जुगेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आप देखें तो इस वाले स्ट्रक्चर के लिए डांसिंग रेजोनेंस की मदद से हम दोनों रिंग्स के साथ
स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन डांसिंग रेजोनेंस के ज़रिए बी में आएगा। बी सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है, सी और डी उतने स्टेबल नहीं है। 27th क्वेश्चन, 1 mole of ice is converted to liquid water at 273 Kelvin। सॉलिड वाटर और लिक्विड वाटर के एंट्रोपीज दे रखे हैं, मोलर एंट्रोपीज। एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। एट 273 Kelvin ice and water are in equilibrium। At 273 Kelvin ice and water are in equilibrium। और इक्विलिब्रियम होने के लिए टेम्परेचर हो जाता है डेल्टा जी 0 हो जाएगा, और यहाँ से टेम्परेचर आएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, या फिर ये कहें कि डेल्टा एच हो जाएगा टी डेल्टा एस। टेम्परेचर तो 273 केल्विन है, और डेल्टा एस फाइंड करने के लिए अपन लिक्विड में से सॉलिड की एंट्रोपी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने पर अपन को जूल पर मोल में वैल्यू मिलेगी, जो कि एवेल्यूएट करने पर आप देखेंगे 5959.59 जूल पर मोल आती है। ये एंथैल्पी चेंज हो जाएगा इस प्रोसेस का। यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को यूज़ करना है और डेल्टा जी को 0 सेट करना है। क्वेश्चन का आंसर बी। कमिंग टू 28th क्वेश्चन, वेरोनल नाम के कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। अब ये तो प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको वेरोनल का स्ट्रक्चर पता हो तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वेरोनल में एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और उस 6 मेंबर्ड रिंग में 2 नाइट्रोजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वेरोनल का। तो वेरोनल का स्ट्रक्चर देखकर आप बता सकते हैं इसमें कितने नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, 2। 29th क्वेश्चन, which of the following graph correctly represents the variation of molar conductivity with dilution for a strong electrolyte। तो डाइल्यूट करते जाने पर अपॉन डाइल्यूशन, मतलब वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है और अप्रोच करती है एक लिमिटिंग वैल्यू को। अप्रोचेज a limiting value lambda m नॉट। ये बात अपन को ऑप्शन बी में दिखाई देगी। ध्यान रहे एक्स एक्सिस पर डाइल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं। अगर एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन होता तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ सही हो जाता। कॉन्सेंट्रेशन या अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता तो फर्स्ट वाला ग्राफ सही होता, लेकिन अभी फर्स्ट वाला नहीं, थर्ड वाला ग्राफ सही होता। ये वाला ग्राफ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता और थर्ड वाला ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता, अगर डाइल्यूशन की जगह अंडर रूट सी होता। बट ऐसा तो नहीं है, डाइल्यूशन है, तो डाइल्यूशन करने पर लैम्डा एम बढ़ेगा और लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करेगा। सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। 30th क्वेश्चन थोड़ा इम्प्रॉपर क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट इक्वल अमाउंट्स में है, दोनों के ही 20 ml और 0.1 मोलर सोल्यूशन लिए गए हैं। मोल्स इक्वल है तो ऐसी सिचुएशन में pH जो है वो pKa के बराबर होगा। ठीक है ना, pKa1 या pKa2 नहीं, सिंपली pKa। एसिटिक एसिड कोई डाइप्रोटिक एसिड नहीं है, उसके साथ pKa1 pKa2 वैल्यूज़ एसोसिएटेड नहीं है, उसके साथ सिर्फ एक pKa वैल्यू एसोसिएटेड है। I would classify this question as having improper options। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बोनस जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप ए मार्क कर रहे हैं तो भी आपको मार्क्स मिलने चाहिए, और बी मार्क करने पर भी मार्क्स मिलने चाहिए, सी और डी मार्क करने पर नहीं मिलने चाहिए। 31st क्वेश्चन, क्योंकि pKa ही होगा तो आप pKa1 मार्क करो या pKa2 मार्क करो, बेसिकली आंसर pKa होगा। बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं ए और बी में, सी और डी में नहीं दे सकते। 31st क्वेश्चन, एक पॉलीमर रेजिस्टेंट है हीट और केमिकल अटैक के लिए, कुकवेयर्स को कोट करने के काम आता है और कुकवेयर्स को नॉन स्टिकी बनाता है। ठीक है ना,
तो ये जो नॉन स्टिक तवे आते हैं मार्केट में, उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग रहती है। तो जिस पॉलीमर की यहाँ बात हो रही है वो तो है टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन बनता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। 31st क्वेश्चन का आंसर बी। 32nd क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है, pH वैल्यू 1 पर कौन सा स्पीशीज़ डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर अमीनो एसिड को एक जनरल फॉर्म में बता रखा है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर तो न्यूट्रल फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड एग्जिस्ट करता है, जिसको अपन ज्वेटर आयन फॉर्म भी कहते हैं। ये डोमिनेट करेगा pH वैल्यू 6 पर। अगर यहाँ से सोल्यूशन को अपन और एसिडिफाई करते जाएंगे, pH लोअर करते जाएंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलेट ग्रुप वाला ऑक्सीजन भी प्रोटोनेट हो जाएगा। और अगर अपन OH- ऐड करते रहेंगे तो अमोनियम ग्रुप से भी H+ का रिमूवल हो जाएगा। ये एनायनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड है और ये कैटायनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड है। लोअर pH वैल्यू पर कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। pH कम करते जाने पर, एसिड ऐड करते जाने पर कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, जो कि अपन ऑप्शन ए में देख सकते हैं। 32nd क्वेश्चन का आंसर ए। कमिंग टू 33rd क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखा है। सबसे पहले ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। ब्रोमिनेशन करने से जो पोजीशन सूटेबल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वो है मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, वहीं पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। फिर SnHCl की मदद से अपन नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर रहे हैं, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अपन इसको डायज़ोनियम क्लोराइड में बदल रहे हैं NaNO2 और HCl की मदद से। उसके बाद H3PO2 H2O करने पर ये डायज़ोनियम क्लोराइड वाला ग्रुप भी हट जाएगा, N2Cl ग्रुप हट ही जाएगा। उसके बाद अपन KMnO4 की मदद से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऐसा होने पर CH3 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसमें ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ दिखाई देगा। ये है थर्ड ऑप्शन। 33rd का आंसर थर्ड। 34th क्वेश्चन में अपन को K1, K2, K3 रिलेट करने हैं। तो जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NH3 है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 है, ये क्वांटिटीज़ कोफिशिएंट्स के रेशियो में है 2:1:3। और यहाँ पर अगर मैं रेट लॉ सब्सटीट्यूट करूँ, K1 टाइम्स NH3 K2 टाइम्स NH3 K3 टाइम्स NH3, तो ये क्वांटिटीज़ भी 2:1:3 के रेशियो में हो गई। अब NH3 रेशियो लेने पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो K1:K2:K3 इक्वल टू 2:1:3, या फिर हम लिख सकते हैं K1/2 मस्ट बी इक्वल टू K2/1 मस्ट बी इक्वल टू K3/3। अब अगर ये 3 मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1.5 K1 मस्ट बी इक्वल टू 3 K2 मस्ट बी इक्वल टू K3। मतलब इस इक्वेशन में अपन ने तीनों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये बात हमें फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आएगी। 34th क्वेश्चन का आंसर ए। कमिंग टू 35th क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C7H8O, उसका फॉर्मूला है, इनसॉल्यूबल है NaHCO3 में और NaOH में भी। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने पर रैपिडली फॉर्म्स अ कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला C7H5OBr3। अब NaOH से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फिनॉल नहीं होना चाहिए।
OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच नहीं होना चाहिए। ऑर्थोक्रेजोल, पैराक्रेजोल और मेटाक्रेजोल में तो OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है और ऐसी सिचुएशन में फिर पॉलीब्रोमिनेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में पॉलीब्रोमिनेशन तो हो सकता है, बट ये कंपाउंड्स NaOH के साथ भी रिएक्ट करेंगे, जबकि NaOH के साथ रिएक्शन होनी नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फिर जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है एनिसॉल, बेंजीन रिंग पर लगा हुआ OCH3 ग्रुप। इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएं तो भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल बनेगा। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर आ रहा है डी। वैसे पॉलीब्रोमिनेशन हमने फिनॉल और एनिलीन के लिए पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एनिसॉल का भी पॉलीब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस, क्योंकि ए, बी और सी तो आंसर हो नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम विल रिएक्ट विद NaOH। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, 36 क्वेश्चन। CH3NH2 को एक्सेस ऑफ CH3I से रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल टाइम्स सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले बार सब्स्टिट्यूशन होने पर ये बनेगा, फिर ये भी जाकर CH3I पर अटैक करेगा, ट्राइमिथाइल अमीन बन जाएगा, फिर ये ट्राइमिथाइल अमीन भी CH3I पर अटैक करेगा, तो टेट्रामिथाइल अमोनियम कैटायन बन जाएगा, टेट्रामिथाइल अमोनियम कैटायन, आयोडाइड एनायन। ये तो अपना प्रोडक्ट होगा X। फिर इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं AgOH से। AgOH से रिएक्शन कराने पर AgI हट जाएगा, CH3 4N+OH- बनेगा, जिसको हीट करने पर एक मिथाइल ग्रुप OH के साथ बॉन्ड करके लीव कर जाएगा और बचेगा ट्राइमिथाइल अमीन। ये ट्राइमिथाइल अमीन ही अपना कंपाउंड Z है, CH3 which we can very well see in option B. Coming to 37th question, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। ये ग्लाइऑक्सिम होगा। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम कुछ ऐसा कंपाउंड है और ये एक टेट्राडेंटेट लिगैंड है। Ni2+ के साथ ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि Ni2+ मस्ट बी अंडरगोइंग DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक d ऑर्बिटल को खाली कराया जा रहा है। Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8। एक d ऑर्बिटल को खाली कराने के लिए अपन को बाकी के d ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड करने पड़ेंगे। तभी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। कमिंग टू 38th क्वेश्चन, ऑल एल्डिहाइड्स कैन बी मेड टू अंडरगो द कैनेज़ारो रिएक्शन बाय ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। अंडर दीज कंडीशंस द एसिड एंड एल्कोहल आर कंबाइंड टू फॉर्म एन एस्टर। द रिएक्शन इज कॉल्ड, ये तो एक नेम्ड रिएक्शन है और इसका नाम होता है टिस्चेंको रिएक्शन। इस रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पर सपोज अपन एल्डिहाइड लें, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट कराने पर पहले तो आपको डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स बना लेने होते हैं, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन। अब ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके बीच में अब आपको एस्टर बना देना होता है, एस्टरिफिकेशन। CH3C double bond O, OCH2 CH3. So this is an ester which is the final product. इस रिएक्शन का नाम है टिस्चेंको रिएक्शन।
फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। कमिंग टू 39th क्वेश्चन, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करनी है। उम्मीद है ये रिएक्शन तो आप लोग बैलेंस कर लेंगे। जब आप ये रिएक्शन बैलेंस करोगे तो कोफिशिएंट्स कुछ इस तरह से आएंगे। रिएक्शन बैलेंस करके देखें तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स ए बी सी डी हैं 6, 5, 6, 3, 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर 5 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड भी यहाँ पर 5 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट भी 5 है। एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है। 5, 6, 3, 3 is the answer. First option. Coming to 40th question, iron is rendered passive or unreactive by treatment with concentrated HNO3. ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और आयरन जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। A ferric oxide layer is formed over iron surface, which prevents iron from undergoing further oxidation. ऑक्साइड की लेयर बनने के बाद फिर HNO3 से आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब आयरन एक तरह से पैसिव या अनरिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि HNO3 के कांटेक्ट में अब फेरिक ऑक्साइड है ना कि आयरन। 40th क्वेश्चन का आंसर डी। 41st क्वेश्चन पर आते हैं। ऑक्साइड आयंस HCP लैटिस बना रहे हैं और मेटल आयंस 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हमें पता है कि n HCP लैटिस पोजिशंस के लिए n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो अगर अपने पास n ऑक्साइड आयंस हैं तो 2/3 ऑफ n मेटल आयंस होंगे। ठीक है ना, मेटल आयंस। n ऑक्साइड आयंस 2/3 n मेटल आयंस। तो यहाँ से रेशियो बन रहा है M2/3O या फिर M2O3। सिंपलेस्ट होल नंबर्स के टर्म्स में फॉर्मूला लिखें तो M2O3 फॉर्मूला इमर्ज कर रहा है। 41st का आंसर बी। कमिंग टू 42nd क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अगर 3-फेनाइल प्रोपीन HBr से रिएक्ट करे। सबसे पहले बनाएं 3-फेनाइल प्रोपीन क्या है। ये है 3-फेनाइल प्रोपीन। इसकी HBr से रिएक्शन ऑब्वियसली कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के साथ प्रोसीड करेगी और ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये रीअरेंज भी होगा हाइड्राइड शिफ्टिंग के ज़रिए। इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन तब बनेगा जब ये बेंजाइलिक पोजीशन में आएगा। तो ये 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन बन गया और उसके बाद फिर ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्शन होगी। इस तरह का प्रोडक्ट फाइनली अपन को ऑब्टेन होगा, जो कि आप 4th ऑप्शन में क्लियरली देख सकते हैं। कमिंग टू 43rd क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 112 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 2 सेपरेट कंटेनर्स में हैं। दोनों का वॉल्यूम 5 लीटर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर हाइड्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लेंगे, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में लेंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन में मोल्स हो जाएंगे 0.5 मोल। 112 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर आप 28 से डिवाइड करोगे तो होंगे 4 मोल नाइट्रोजन। ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है। वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम। तो हाइड्रोजन वाले कंटेनर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। 0.5 मोल हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो 4 मोल नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगाएगा। हाइड्रोजन के मुकाबले नाइट्रोजन के मोल्स 8 टाइम्स हैं तो प्रेशर भी 8 टाइम्स होगा।
बिकॉज प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आइडेंटिटी ऑफ गैस के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर गैस आइडियली बिहेव कर रही है तो पार्शियल प्रेशर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 43rd का आंसर सी। कमिंग टू 44th क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस का ऑर्डर बनाना है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर CH3- है, मिथेनाइड आयन। ठीक है, क्योंकि कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आने से वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। मोस्ट अनस्टेबल होने का मतलब ही है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, OH में ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज आने से ये उतना अनस्टेबल फील नहीं करेगा जितना कि CH3- फील करेगा। ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड C- में तो यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज more stable. Negative charge on a less electronegative atom is more unstable. Negative charge on a less electronegative atom is more unstable. And more unstable base is a stronger base. 44th का आंसर A. Coming to 45th question, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बीच में एक प्लॉट बनाया गया है। यहाँ पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूँ और राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू लिखूं, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो है प्रेशर ऑफ हेक्सेन और बेस है प्रेशर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। प्रेशर ऑफ हेक्सेन अपॉन प्रेशर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज नथिंग बट QP ऑफ द रिएक्शन। और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, जो कि होता है 1.732। तो QP की वैल्यू यहाँ से रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1.732 आ रही है और यही वैल्यू KP की भी है। तो QP और KP इक्वल हैं, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। सो आप देख सकते हैं क्लियरली ऑप्शन D इज़ करेक्ट। सो दैट्स इट अबाउट दिस टेस्ट पेपर। ओवरऑल ये टेस्ट पेपर मुझे अच्छा लगा, स्टैंडर्ड लगा। एक दो क्वेश्चंस थोड़े गड़बड़ हैं, जैसे ट्राइब्रोमिनेशन ऑफ एनिसॉल। दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट सीन इन टेक्स्ट बुक्स बट वाज डन इन दिस टेस्ट पेपर। और एक वो क्वेश्चन जिसमें एसिटिक एसिड के लिए pKa1 और pKa2 इन वैल्यूज़ के बारे में बोला गया है। एसिटिक एसिड एक मोनोप्रोटिक एसिड है और उसके लिए सिर्फ एक ही Ka वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो दैट वाज a question with improper options, and such questions should be given as bonus ideally. Apart from that, the questions were good, thought-provoking, not very difficult. So I would say that a score in excess of 155 is pretty good in this test paper, but scoring less than 140 would be considered kind of unsatisfactory. और थोड़ा सा माइल्ड अगर मैं हो जाऊँ तो 135 बोल सकते हैं। 135 से नीचे स्कोर करना थोड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट्स इट अबाउट दिस टेस्ट पेपर। कीप सॉल्विंग सच टेस्ट पेपर्स and keep looking at the solutions. Stay motivated. Keep working on your weaker points. Thank you everyone. Thanks a lot.